ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो कल हमने एक एसीएल कॉन्फ़िगर करा था, सेम एसीएल था। अगर आपको कल के कॉन्सेप्ट याद होंगे तो हमने क्या करा था, 1.2 से 2.3 के लिए अलाउ करा था पोर्ट नंबर 80 को, है ना। देन हमने क्या करा था, बाद बाकी सभी ट्रैफिक को डिनाई करा था। लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये आ रही थी कि आईपी के हेल्प से मैं वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था, www.fb.com, आई मीन नेम से मैं 2.3 को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, आई मीन वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। देन मैंने इसके लिए क्या करा था, पर्टिकुलर अलाउ करा था यूडीपी पोर्ट नंबर 53 मीन्स डीएनएस की ट्रैफिक को अलाउ करा था। ठीक है, लेकिन डीएनएस की ट्रैफिक अलाउ करने के बावजूद मैं नेम से अपने वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये था कि जो एसीएल होती है, एसीएल जो होती है उसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट्स डिफाइन करते हो वो सीक्वेंस ऑर्डर में चेक होती है। सबसे पहले सीक्वेंस नंबर 10 चेक होगी, 10 से अगर ट्रैफिक मैच हो जाती है देन 10 में जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग से ट्रैफिक प्रोसेस होगा। अगर 10 से मैच नहीं होती है देन जाकर के 20 से मैच होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट नंबर 20 में क्या दे रखा है, डिनाई आईपी एनी एनी। आईपी मीन्स क्या, ऑल ट्रैफिक, एनी एनी मीन्स क्या, कहीं से कहीं के लिए, मीन्स सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो सीक्वेंस नंबर 20 से मैच कर जाएगा। जब सारी की सारी ट्रैफिक ही सीक्वेंस नंबर 20 से मैच हो जाएगा तो क्या कभी सीक्वेंस नंबर 30 चेक हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा ना। कभी भी सीक्वेंस नंबर 30 चेक नहीं हो पाएगा। आप चाहो तो हम इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो मैं गया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद वेब ब्राउजर पे गया, हमने टाइप करा www.fb.com। देखना देखना जो हिट काउंट होंगे वो किससे मैच हो रहा होगा, डिनाई आईपी एनी एनी से। कभी भी हिट काउंट आपका मैच नहीं होगा डोमेन से। आप ये देख सकते हो सारे के सारे जो हिट्स काउंट है वो किससे मैच हो रहा है, डिनाई आईपी एनी एनी। देख सकते हो, क्या कभी डोमेन से मैच हो पाएगा, यूडीपी पोर्ट नंबर 53 से मैच हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 20 जो है उसके अंदर हमने डिनाई में आईपी ले रखा, मीन्स ऑल ट्रैफिक, एनी एनी मीन्स ये कि कहीं से कहीं के लिए हो, मीन्स कोई सा भी सोर्स हो, कोई सा भी डेस्टिनेशन हो, सभी के लिए हमने क्या कर देना, डिनाई कर देना। तो ऑल में तो सारी ट्रैफिक आ जाएगी, तो सारे के सारे ट्रैफिक आपका सीक्वेंस नंबर 20 से मैच होगा, इसीलिए कभी सीक्वेंस नंबर 30 चेक ही नहीं हो पाएगा। देन इससे बचने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो सारे के सारे हिट्स काउंट जो है वो किससे मैच हो रहे हैं, 20 से, कभी 30 मैच हो ही नहीं पाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इससे बचने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सीक्वेंस नंबर 30 में जो आपने ये स्टेटमेंट डिफाइन कर रखा है, इस स्टेटमेंट को तो सबसे पहले आप यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आई मीन इस सीक्वेंस नंबर 30 को डिलीट करो। डिलीट करने के बाद सेम स्टेटमेंट आप 20 से पहले प्लेस कर दो, क्योंकि अगर आप 20 से पहले प्लेस करोगे तो आपका यूडीपी मैच होगा पोर्ट नंबर 53। टेक्निकली देखा जाए तो हमें डोमेन वाली जो स्टेटमेंट है उसे हमें 1 से 9 के बीच में देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आप नेम से एक्सेस करते हो ना, जब आप नेम से एक्सेस करते हो तो सबसे पहले आपको डीएनएस की स्टेटमेंट डिफाइन करनी चाहिए। तो टेक्निकली हमें 1 से 9 के बीच में इसे यूडीपी पोर्ट नंबर 53 वाली जो स्टेटमेंट है उसे हमें प्लेस करनी चाहिए। तो करते हैं, सबसे पहले हम सीक्वेंस नंबर 30 को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। कैसे करते हैं बंधु, देख लेते हैं। नो आईपी एक्सेस लिस्ट, कौन सी स्टेटमेंट है, करा तो था हमने, हाँ करा है। ठीक है, 101 क्या करना, हमने परमिट करना था ना, एक मिनट, आईपी एक्सेस लिस्ट 101, अरे आईपी में टाइप कर रहा हूँ ना, एक्सेस लिस्ट कीवर्ड होगा ना, एक्सेस लिस्ट 101 क्या करना था, परमिट करना था। कौन सी ट्रैफिक थी, यूडीपी की ट्रैफिक थी, कहाँ से कहाँ के लिए, होस्ट 192.168 1.2 से किसके लिए, 192.168 2.3 के लिए, इक्वल टू पोर्ट नंबर क्या था, 53। यही ये स्टेटमेंट थी ना। तो इस स्टेटमेंट से पहले मैं क्या टाइप कर देता हूँ, नो। इस स्टेटमेंट से पहले मैंने क्या टाइप कर दिया, नो, मीन सीक्वेंस नंबर 30 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ही आपने स्टेटमेंट नंबर जो 30 था
इसमें जो हमने स्टेटमेंट डिफाइन करी, जैसे हमने इस स्टेटमेंट को नो करा, आपकी पूरी की पूरी जो एसीएल है वही क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हो स्टेटमेंट नंबर 10 आई मीन सीक्वेंस नंबर 10 एंड सीक्वेंस नंबर 20 भी क्या हो चुका, डिलीट हो चुका। तो ये ड्रॉबैक था किसका, नंबर्ड एसीएल का। तो अभी तक जो मैंने आपको कराया ये किसका पार्ट था, नंबर्ड एसीएल का पार्ट था। और नंबर्ड एसीएल की ये ड्रॉबैक क्या थी कि आप नंबर्ड एसीएल में आप नंबर्ड एसीएल में एडिटिंग नहीं कर सकते, नंबर्ड एसीएल में आप रीसीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो ये सीक्वेंस नंबर 30 जो था, इसे नो करके मैं प्लेस करना चाहता हूँ 1 से 9 के बीच में, देन ऐसी कोई फीचर नंबर्ड एसीएल के अंदर नहीं थी। आप ना तो एसीएल को एडिट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, रीसीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो इस टाइप की कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं थी। तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया था नेम्ड एसीएल का। और नेम्ड एसीएल में आप रीसीक्वेंसिंग भी कर सकते हो, री एडिटिंग भी कर सकते हो, सारे के सारे फीचर्स आपके नेम्ड एसीएल के अंदर अवेलेबल थे। तो ठीक है, अब हमने करना है नेम्ड एसीएल। मेरी बातें ध्यान से सुनना, नेम्ड एसीएल में भी दोनों टाइप हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है। जब जस्ट डिफरेंस क्या है कि जो नंबर एसीएल की जो सिंटेक्स थी वो स्टार्ट होती है एक्सेस लिस्ट कमांड से, नेम्ड एसीएल की जो सिंटेक्स है वो स्टार्ट होती है आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड से। दूसरी डिफरेंस ये कि जो नेम्ड एसीएल की जो सिंटेक्स है उसी सिंटेक्स में हमें डिफाइन करना होता है कि आप एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या स्टैंडर्ड करना चाहते हो। ठीक है, नंबर्ड में नंबर डिफाइन करते थे, नेम में एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड डिफाइन करने के बाद आप नेम डिफाइन करते हो। समझ आई बात? हाँ, आप में से कोई कुछ किसी ने कुछ पूछना था कुछ? बहुत अच्छी बात है, दोबारा सो जाना आप। ये लास्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, बार बार एग्जिट हो गया तो मैं नहीं बताने वाला। नहीं तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ आप। चलो ठीक है, मैं हाँ, अच्छा वाईफाई की बात कर रहे हो। मैंने ये बोला कि अभी जो कुछ भी मैंने बताया, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, ये नंबर एसीएल का पार्ट था। नंबर एसीएल की ड्रॉबैक ये थी कि आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। आपने देखा जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट को डिलीट करा, एक स्टेटमेंट से पहले हमने नो टाइप करा, पूरी की पूरी एसीएल ही क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये क्या थी, एक ड्रॉबैक थी। आप इसमें सिक्वेंसिंग भी नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि कोई हमने स्टेटमेंट डिफाइन करी और उस स्टेटमेंट की जो सीक्वेंस नंबर है वो मैं देना चाहता हूँ 1 से 9 के बीच में, तो इस टाइप की कोई फीचर अवेलेबल नहीं थी। अगर आप किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर को डिलीट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, ओवरऑल एडिटिंग नहीं कर सकते, रीसीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी ड्रॉबैक इसके अंदर थी, नंबर्ड एसीएल के अंदर थी। और नंबर्ड एसीएल की जो स्टेटमेंट थी वो एक्सेस लिस्ट कमांड से थी। तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट लाई गई नेम्ड एसीएल का, क्योंकि कंपनी में पता है क्या होता है, टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग से आपको एसीएल को रिकॉन्फ़िगर करनी होती है। तो नेम्ड एसीएल की जो सिंटेक्स होती है ना, वो स्टार्ट होती है आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड से। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नंबर्ड में भी था, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नेम्ड में भी है। डिफरेंस क्या है कि वहां पे नंबर्ड में स्टार्ट होता था एक्सेस लिस्ट कमांड से, यहाँ पे स्टार्ट होती है आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड से। नंबर्ड में नंबर के बेस पे आइडेंटिफाई करते थे नंबर स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड, यहाँ पे हम सिंटेक्स में भी डिफाइन कर देते हैं, सिंटेक्स में ही डिफाइन कर देते हैं स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है। नेम्ड में आप नेम डिफाइन करते हो, नंबर में नंबर डिफाइन करते हो। ठीक है, लेकिन जो भी ड्रॉबैक्स मैंने आपको नंबर्ड एसीएल की बताई, उन सभी ड्रॉबैक्स को आप ओवरकम करोगे न्यू सिंटेक्स के साथ, जो कि नेम्ड एसीएल के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम किसकी हेल्प से देखते हैं, नेम्ड एसीएल की हेल्प से देखते हैं। तो एक प्रैक्टिकल मैं आपको नेम्ड पे करा देता हूँ। नेम्ड एसीएल की जो सिंटेक्स है ना बंधु, वो स्टार्ट होती है आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड से। अब आपको सिंटेक्स में ही बताना होगा कि आप एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या स्टैंडर्ड। हमें क्या करना है, एक्सटेंडेड करना है ना, क्यों, क्योंकि हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने करा जनाब एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड के बाद देखो, फिलहाल के लिए इसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। एक्चुअल में है क्या कि स्टार्टिंग में जो नंबर्ड एसीएल की जो सपोर्ट थी वो दी गई थी एक्सेस लिस्ट वाले सिंटेक्स पे। नेम्ड एसीएल की जो
फीचर थी वो दी गई थी आईपी एक्सेस लिस्ट वाले सिंटेक्स पे। बाद में नंबर्ड एसीएल की फीचर भी ऐड कर दी गई थी आईपी एक्सेस लिस्ट वाले सिंटेक्स पे, जो कि एक्चुअल में डिजाइन की गई थी नेम्ड एसीएल पे। सो स्टार्टिंग में जब एक्सेस लिस्ट की कॉन्सेप्ट थी उसमें डिफरेंस नंबर्ड नेम्ड में क्या था, नंबर्ड में एडिटिंग नहीं कर सकते, रीसीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, लेकिन नेम्ड में एडिटिंग भी कर सकते हो, रीसीक्वेंसिंग भी कर सकते हो। लेकिन बाद में काफी टाइम बाद नंबर्ड एसीएल की फीचर को ऐड कर दिया गया था न्यू सिंटेक्स पे ही, जो कि सिंटेक्स किसके लिए डिजाइन किया गया था, नेम्ड एसीएल के लिए। तो आज के डेट में नंबर्ड और नेम्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस क्या है, नंबर्ड में नंबर डिफाइन करते हो, नेम्ड में नेम डिफाइन करते हो। लेकिन पहले डिफरेंस क्या था, नंबर्ड में एडिटिंग नहीं कर सकते, रीसीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, नेम्ड में एडिटिंग भी कर सकते हो, रीसीक्वेंसिंग भी कर सकते हो। सो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप स्टार्टिंग से लेकर के चलना, क्योंकि जो बुक्स वगैरह वो काफ़ी पहले की बुक्स प्रिंटेड होती है, तो सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। नंबर्ड में एडिटिंग नहीं कर सकते, रीसीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, बट नेम्ड में एडिटिंग भी कर सकते हो, रीसीक्वेंसिंग भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो नेम्ड की फीचर थी वो आईपी एक्सेस लिस्ट कॉन्सेप्ट पे लाई गई थी, नंबर की फीचर थी जो एक्सेस लिस्ट वाले सिंटेक्स पे लाई गई थी, बट बाद में नंबर्ड की फीचर आईपी एक्सेस लिस्ट वाले सिंटेक्स पे भी दे दी गई। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, न्यू सीसीएनए की जो बुक लॉन्च हुई है उसके अंदर मिलेगा, क्योंकि वो न्यू बुक है, सारी चीजें न्यू प्रिंटेड है, तो उसमें न्यू ओएस के अकॉर्डिंग से बुक्स को राइट किया गया है ना, कुछ ऐसा। लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या था, नंबर्ड में एडिटिंग नहीं, रीसीक्वेंसिंग नहीं, बट नेम्ड में एडिटिंग भी, रीसीक्वेंसिंग भी। बट जो नेम्ड के लिए जो सिंटेक्स थी आईपी एक्सेस लिस्ट, इसी सिंटेक्स पे काफी बाद में नंबर्ड की भी फीचर ऐड कर दी गई, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड नेम डिफाइन कर देते हैं। नेम में मान लो कि मैंने दे दिया क्या नाम दे दिया, सिस्को। अब हमने क्या करना, मैंने हेल्प लिया, हेल्प में देख सकते हो आप सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हो, और आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नो भी कर सकते हो, है ना। तो सारे के सारे फीचर्स जो कि अवेलेबल नहीं था नंबर्ड एसीएल में, वो सारे के सारे फीचर्स ऐड कर दी गई है नेम्ड एसीएल के अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस में दे देता हूँ, मान लो कि सीक्वेंस नंबर हमने 1 दे दी, परमिट करना हमने किसे, यूडीपी पोर्ट नंबर 53 को, कहाँ से कहाँ के लिए, होस्ट 192.168.1.2 से होस्ट 192.168.2.3 के लिए, इक्वल टू पोर्ट नंबर 53। अब हमने क्या करना है, परमिट करना है एचटीटीपी ट्रैफिक को ना, तो हमने इसकी सीक्वेंस नंबर क्या दे दी 2। पर आप मैनुअली सीक्वेंस नंबर दे सकते हो, अगर मैनुअली नहीं दोगे देन 10 के मल्टीपल मिलेगा। तो हमने 2 करा, परमिट करना है किसके लिए, टीसीपी ट्रैफिक होस्ट 192.168.1.2 से कहाँ के लिए, 192.168.2.3 के लिए, इक्वल टू पोर्ट नंबर 80। बाद बाकी सभी को हमने क्या कर दिया, डिनाई, तो डिनाई आईपी एनी टू एनी। ठीक है, ओ सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 2 दे दिया ना हमने, हमें क्या देना था, 3 देना था, 3 डिनाई आईपी एनी टू एनी। समझ आ गई बात। अगर आप यहाँ पे किसी स्टेटमेंट को नो भी करना चाहते हो, पहले मैं आपको दिखा दूं, शो एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट डिफाइन हो गई है ना। अगर आप इसमें से किसी एक स्टेटमेंट को डिलीट भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ कैसे। पहले आप एसीएल के अंदर जाओ, और मान लो कि मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली क्या कर दो, नो 1। जैसे ही नो 1 करा, आप देख लो शो एसीएल स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो चुकी, डिलीट हो गई, है ना। तो ये फीचर है इसके नेम्ड एसीएल के। मैं अगेन स्टेटमेंट नंबर 1 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एसीएल के अंदर गया, और जो मैंने 1 से जो स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर करा था इसे मैं वापस से ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करा, देख लो सेम अपने प्लेस पे जा चुका है ना। तो ये सारे फीचर्स हैं, आप एडिट कर सकते हो, रीसीक्वेंसिंग कर सकते हो, है ना। हमने देख लिया नेम में जो भी फीचर्स ऐड किए गए थे, और अब हम नेम की हेल्प से एक्सेस लेकर के देखते हैं जनाब। पहले मुझे प्रिंट कर लेना चाहिए, टाइम लगेगा, एक बार पहले प्रिंट कर लेता हूँ। 192.168.2.3 पिंग हो रहा है, जब पिंग हो रहा है तो ये भी एक्सेस हो जाएगा। www.f
एक्सेस हो गया है ना। तो आपने देखा नंबर्ड एसीएल और नेम्ड एसीएल में डिफरेंस। तो याद रखना स्टार्टिंग में नंबर्ड नेम्ड में क्या डिफरेंस था मैंने बताया, लेकिन काफी बाद में नेम्ड एसीएल के अंदर नेम्ड एसीएल के लिए जो सिंटेक्स डिजाइन की गई थी उसी सिंटेक्स में, जो कि आप न्यू सिंटेक्स बोल सकते हो, उसी न्यू सिंटेक्स में जो कि नेम्ड एसीएल के लिए डिजाइन की गई थी उसी सिंटेक्स के अंदर आपकी नंबर्ड एसीएल की फीचर भी ऐड कर दी गई है। ये अलग बात है कि दिखाएगा आपको NaCl ही, NaCl का मतलब है नेम्ड एसीएल ही दिखाएगा, लेकिन सच तो यह है कि नेम्ड एसीएल वाली जो सिंटेक्स थी उसी के अंदर नंबर्ड एसीएल की फीचर भी ऐड कर दी गई है। और आप ये कैसे वेरीफाई कर सकते हो इस नंबर के बेस पे, है ना। सो ये था एसीएल बंधु, एसीएल होती है कंप्लीट। और अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीसीएनए का। एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट खत्म होता है टॉपिक जो कि एसीएल है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टार्ट होती है वो है नेट। सो स्टार्ट करते हैं। एक मेरा फेवरेट टॉपिक खत्म हो चुका, दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मली आपको सिनेरियो दिया जा सकता है, उसके बेस पे पूछा जा सकता है कि कैसे क्या ट्रैफिक को फिल्टर करेंगे। आपको कोई सिनेरियो दे दिया गया, आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई ट्रैफिक आपके राउटर पे रिसीव होती है तो वो एसीएल स्टेटमेंट को मैच कैसे करता है ना, तो सीक्वेंस ऑर्डर में, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। नंबर नेम्ड में डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रियल टाइम पे हम जो न्यू सिंटेक्स है, न्यू सिंटेक्स का मतलब जो नेम्ड एसीएल वाली सिंटेक्स है उसी से हम एसीएल कन्फिगर क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, आपके दिमाग को घुमा सकता है। लेकिन जो भी पूछा जाएगा आप सारा आंसर दे दोगे अगर आपने अच्छे से रिकॉर्डिंग देखा है देन। अगर आपने अच्छे से रिकॉर्डिंग देखा है देन मुझे उम्मीद है आप सारे आंसर दे दोगे। नहीं देखा है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऐसे मेरे पास MCQ काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, वो मैं ड्रॉप कर दूंगा जब आपकी क्लास खत्म होने को, जब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना तब मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे ओल्ड टॉपिक से पूछे जाएंगे, प्रोग्रामेबिलिटी कौन पूछेगा अभी आपसे। सो स्टार्ट करते हैं बंधु। नेट एसीएल होती है खत्म। नाम बताओ आप अपना। हाँ जी बताओ। क्या बात है ये। सो NAT नेट, नेट की फुल फॉर्म क्या है बंधु। तो नेट में जो N है इसका मीन है नेटवर्क, A है इसका मीन है एड्रेस, T है इसका मीन है ट्रांसलेशन, T मीन्स ट्रांसलेशन। एक्चुअल में जो नेट है, नेट में जो थ्री वर्ड है NAT, इन्हीं थ्री वर्ड से हमें पता चल जाता है कि नेट में बेसिकली हम करते क्या हैं। आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क एड्रेस हम किसे बोलते हैं बंधु। नेटवर्क एड्रेस हम बोलते हैं आईपी एड्रेस को। नेटवर्क एड्रेस हम किसे बोलते हैं, आईपी एड्रेस। क्यों, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे कौन सी, एक मिनट रुकना, आगे देखते हैं। हाँ तो मैं बात कर रहा था नेट। नेट जो बना है वो तीन वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका फुल फॉर्म है N मीन्स नेटवर्क, A मीन्स एड्रेस, T मीन्स ट्रांसलेशन। मैं पहले ही बता दूं जो नेट में पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल मैं रियल टाइम से रिलेट करके बताऊंगा। तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टक हो जाएं मेरे कॉन्सेप्ट को समझने में, बट कोई ना, आप मेरे रिकॉर्डिंग को अगेन एंड अगेन रिपीटेड मोड में आप देखना, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। क्योंकि जिस, हाँ जी कुछ बोल रहे हो आप। EIGRP को लेकर, क्योंकि उस टाइम पे मैं लंच कर रहा था, क्या पता आपके प्रॉपर क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता। तो बेटर था कि मैंने जो देखा जिसमें आंसर नहीं था उसी को मैंने रिप्लाई करा। तो हाँ मैं बात कर रहा था नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
नेटवर्क एड्रेस का मीन होता है आईपी एड्रेस, ट्रांसलेट करना का मीन तो पता ही आपको। मीन्स नेट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है ना बंधु, जिसमें आप क्या करते हो, आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करते हो। नेट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं। नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे मीन है आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं। अब आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट क्यों करते हैं, अब हमने इस पे फोकस करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको याद होगा, सीसीएन ने आपके बैच का जो डे 3 या डे 4 का लेक्चर होगा, उस टाइम पे मैंने प्राइवेट आईपी के बारे में बात करा था। उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो लैन नेटवर्क होता है ना, उस लैन नेटवर्क में हर एक होस्ट के पास जो आईपी होती है वो आईपी होती है प्राइवेट आईपी। वो आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी। और कभी भी प्राइवेट आईपी के बेस पे हम इंटरनेट एक्सेस नहीं करते हैं। कभी भी प्राइवेट आईपी के बेस पे हम इंटरनेट एक्सेस नहीं करते। सॉरी, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मेरा लैन सबनेट है, इस पे कौन सी नेटवर्क रन कर रही है, 192.168.1 का नेटवर्क, जो कि क्या होती है, प्राइवेट नेटवर्क होती है। और आप सबों को पता है कि आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उन सभी लोकल एरिया नेटवर्क में सभी होस्ट पे कौन सी आईपी होती है, प्राइवेट आईपी होती है। और प्राइवेट आईपी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट आईपी जो होती है वो राउटेबल आईपी नहीं होती है, ये नॉन राउटेबल आईपी होती है। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो हर एक होस्ट पे आप जाकर के पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दो। तो मान लो कि आपके लैन नेटवर्क में 100 पीसी कनेक्टेड है, देन आपको पब्लिक आईपी कितने चाहिए होगी, 100 पब्लिक आईपी चाहिए होगा। तो हर एक पब्लिक आईपी के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको पे, कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करनी होती है, कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो 100 पब्लिक आईपी के लिए भी काफी सारे पैसे खर्च करने होंगे, है ना। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपकी कंपनी में 100 पीसी हैं या 1000 पीसी है, तो 1000 पीसी को इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए पर पीसी एक पब्लिक आईपी चाहिए होगा, देन 1000 पब्लिक आईपी चाहिए होगा। और हर एक पब्लिक आईपी के लिए कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करनी होती है, कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। तो ओवरऑल जो आईटी टीम की जो बजट होगी ना, वो काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और आपकी कंपनी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अभी तो वो डेटा के लिए पे कर रही है, बैंडविड्थ के लिए पे कर रही है, अब वो आईपी के लिए भी पेमेंट करेगी, है ना। तो पहली ड्रॉबैक तो यह है कि आप हर एक पीसी पे पब्लिक आईपी आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि पब्लिक आईपी हमारे पास काफी लिमिटेड है। IPv4 के बारे में मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग के टाइम भी बताया था कि IPv4 हमारे पास काफी लिमिटेड है। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक आईपी भी काफी लिमिटेड है। तो इन सभी सिनेरियो को देखते हुए रिक्वायरमेंट हुई थी किसकी, नेट की। जो बेसिकली करता क्या है, आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करता है, मींस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करके इंटरनेट एक्सेस कराता है। तो नेट एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से आप प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। प्राइवेट नेटवर्क किसे बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क आप उस नेटवर्क को बोलते हो जिस नेटवर्क में हर एक नोड पे प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो आप सबों को मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारा जो लैन नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में जितने भी नोड होते हैं सभी पे प्राइवेट आईपी रन कर रही होती है, पब्लिक आईपी नहीं होती। तो इन सभी पे क्या रन हो रहा है, प्राइवेट आईपी रन हो रहा है। तो प्राइवेट आईपी जिस नेटवर्क में रन होती है, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेट आईपी तो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि प्राइवेट आईपी नॉन राउटेबल आईपी होती है। इसके हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेट आईपी हर एक नोड पे दे नहीं, प्राइवेट आईपी की हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस कर नहीं सकते, तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए होगी। हर एक होस्ट पे पब्लिक आईपी आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आईटी टीम की बजट काफी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी ड्रॉबैक ये कि आईना को भी ऐसा लग रहा है कि अगर हर एक नोड पे पब्लिक आईपी दोगे तब तो IPv4 काफी जल्दी डिप्लीट हो जाता। तो इन सभी सिनेरियो को देखते हुए लोगों ने डिजाइन करा नेट की कॉन्सेप्ट को। और नेट की हेल्प से क्या करते हो कि आप अपने नोड पे प्राइवेट आईपी ही देते हो, और प्राइवेट आईपी के बेस पे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। मींस नेट के हेल्प से आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को, जो कि नॉन राउटेबल नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, है ना। इससे फायदा ये हो गया कि आपको हर एक पीसी पे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे आईटी टीम की बजट जो है अब वो उस लेवल पे नहीं हो पाएगी जैसा कि होना चाहिए था। ठीक है,
दूसरी बात ये कि पब्लिक आईपी की जो वेस्टेज थी वो भी हमने क्या कर ली, कंट्रोल कर ली। क्यों? क्योंकि हर एक पीसी पे पब्लिक आईपी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो नेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अब वो नोट करते हैं। We need net. सर रुक जाओ, मैं ओवरऑल नेट की बात कर रहा हूँ, नेट के साथ मैं पैड की बात नहीं कर रहा। मैं पैड की बात नहीं कर रहा, जब करूंगा उस टाइम पे देखेंगे, अभी मैं ओवरऑल नेट की बात कर रहा हूँ। आप उसकी बात कर रहे हो जहाँ पे हमें नेट के साथ पैड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम बात करेंगे, मे बी आज नहीं कल बात कर पाएंगे। अभी मैं ओवरऑल नेट की बात कर रहा हूँ। सो नेट के हेल्प से आप क्या करते हो, प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करते हो इंटरनेट के साथ। कैसे? बाय ट्रांसलेटिंग प्राइवेट आईपी टू दी पब्लिक आईपी, जिसे आप बोल सकते हो राउटेबल आईपी, है ना। तो बेसिकली नेट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, तो नेट की रिक्वायरमेंट हमें होती है कनेक्ट करने के लिए, किसको, प्राइवेट नेटवर्क को, किसके साथ, इंटरनेट के साथ। कैसे? बाय ट्रांसलेटिंग प्राइवेट आईपी इनटू इनटू पब्लिक आईपी। तो बेसिकली हम करते क्या है, प्राइवेट आईपी को हम ट्रांसलेट करते हैं पब्लिक आईपी से, जो कि आपकी एक राउटेबल आईपी होती है। प्राइवेट आईपी क्या होती है, नॉन राउटेबल आईपी होती है। पब्लिक आईपी क्या होती है, राउटेबल आईपी होती है। तो नेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे? बाय ट्रांसलेटिंग प्राइवेट आईपी इनटू राउटेबल आईपी या पब्लिक आईपी। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, आपका जो होस्ट है उस पर कौन सी आईपी होगी, प्राइवेट आईपी। जैसे ही प्राइवेट आईपी से कोई रिक्वेस्ट नेट डिवाइस के पास आएगा, नेट डिवाइस क्या करेगा, आपके प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर देगा पब्लिक आईपी में, देन आपकी ट्रैफिक को इंटरनेट पे लेकर के जाएगा, और इस टाइप से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो ओवरऑल नेट में आईपी आपकी ट्रांसलेट होगी होगी, जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि पोर्ट ट्रांसलेट होती है, वो आपका सेकेंडरी है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आईपी तो ट्रांसलेट होगा ही होगा। पोर्ट क्यों होता है क्यों नहीं, वो बात की बात है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ चुका हो कि नेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए नेट की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे करता है ये, तो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करके इंटरनेट एक्सेस कराता है। तो मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे दूं नेट काम कैसे करता है। पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं नेट काम कैसे करता है, देन हम नेट टाइप पे आएंगे। देखो सर, एक बात मैं बता दूं, जब जो टॉपिक आएगा आप उस टाइम पूछना, क्योंकि नेट स्टार्ट हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सब कुछ पूछ लो अभी। क्या पता आपके आपके मोर देन 90% जो डाउट्स हैं नेट कंप्लीट होते होते आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। कोई ना, पूछ लो आप, अगर अभी पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कोई ना, पूछो। आप बताओ कि आप किसकी बात करना चाहते हो। हाँ, तो दोनों की हो सकती है।
अब डिपेंड करता है कि दोनों की कब होगी, कब एक की होगी, है ना। दोनों की तब होती है जब हम स्टैटिक नेट की बात करते हैं, क्योंकि स्टैटिक नेट एक ऐसी नेट है जब बाय डायरेक्शनल नेट परफॉर्म होती है, चाहे ट्रैफिक आप इन साइड से जनरेट करो चाहे आउट साइड से, दोनों साइड में आपकी नेटिंग परफॉर्म होगी। इसीलिए स्टैटिक नेट को हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर के लिए। लेकिन आप जो बार बार पोर्ट पोर्ट बोल रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें क्लाइंट के लिए। जब भी आप अपने लोकल एरिया लैन यूजर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक सॉरी नेट पैक की। तो इट डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ही नेट टाइप आप कॉन्फ़िगर करोगे आप अपने नेटवर्क के अंदर। सर रुक जाओ, पढ़ाने तो दो मुझे, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं सच बताऊं ये मैंने ऐसे भी बता दिया होता बिना पूछे। आप ऐसे अभी पूछोगे क्या पता औरों को समझ ही ना आए जो मैं बोले जा रहा हूँ। सो अभी क्या है, मान लो कि मैंने इस राउटर पे R1 दे देता हूँ, इस पे मैंने नेट कॉन्फ़िगर कर रखी है और मैंने इसे बोल रखा है नेट डिवाइस। नेट डिवाइस में उस राउटर को बोल रहा हूँ जिसपे आपने नेट डिप्लॉय कर रखा है। सो अगर 1.3 1.3 1.3 अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है तो सोर्स आईपी क्या टाइप करेगा, 192.168.1.3, और डेस्टिनेशन आईपी क्या टाइप करेगा, 23.112। ठीक है, याद रखना सोर्स आईपी हमारा क्या है, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी नॉन राउटेबल होती है मेरे भाई। ट्रैफिक किसके पास जाएगा, राउटर के पास। राउटर पे चूंकि हमने नेट डिप्लॉय कर रखा है तो राउटर ने क्या करना है, इस सोर्स आईपी को जो कि आपकी प्राइवेट आईपी होती है इसको वो ट्रांसलेट कर देगा पब्लिक आईपी में। मान लो कि पब्लिक आईपी में वैन इंटरफेस का ही दे देता हूँ, है ना। तो पब्लिक आईपी हमारा वैन इंटरफेस पे, तो इसी वैन इंटरफेस की आईपी से मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसलेट। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट पे अब जो एक्चुअल में आपकी ट्रैफिक जाएगी वो सोर्स आईपी क्या लेकर के जाएगा, 12.112, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लेकर के जाएगा, 23.112। चूंकि 23 का जो नेटवर्क है वो पब्लिक आईपी का नेटवर्क है, मींस राउटेबल नेटवर्क है, ट्रैफिक इंटरनेट होते हुए किसको चला जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स आईपी में क्या टाइप करेगा, 23.112। डी आईपी में क्या टाइप करेगा, 12.112 करेगा। इसे इनकैप्सुलेट, ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट करेगा। इनकैप्सुलेट करने के बाद ये फॉरवर्ड करेगा। ट्रैफिक इंटरनेट होते हुए कहाँ पे चला आएगा, नेट डिवाइस के पास। नेट डिवाइस के पास जैसे ही आएगा, एक्चुअल में जब भी नेट डिवाइस नेटिंग परफॉर्म करता है, मींस आईपी को ट्रांसलेट करता है, तो उसकी वो एंट्री मेंटेन कर देता है एक टेबल के अंदर जिसे हम बोलते हैं नेट टेबल। जब भी नेट डिवाइस नेटिंग परफॉर्म करता है तो उसकी एंट्री को एक टेबल में मेंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं नेट टेबल। तो जैसे ये रिटर्न ट्रैफिक नेट डिवाइस के पास आएगा, नेट डिवाइस क्या करेगा, इस ट्रैफिक की एंट्री वो नेट टेबल में चेक करेगा। तो नेट टेबल में मिल जाएगा कि भैया जो 12.112 है इसे हमने किसके साथ ट्रांसलेट करा था, 1.3 के साथ। तो अगेन इसे क्या कर देगा, अनट्रांसलेट कर देगा किसमें, 192.168.1.3 में। तो अब सोर्स तो लग कर के आएगा 23.112, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, 192.168.1.3। ये कौन करेगा अनट्रांसलेट, राउटर, नेट डिवाइस। और इस टाइप से ट्रैफिक किसके पास आ जाएगा, 1.3 के पास। और कुछ इस टाइप से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो ये मैंने वो सिनेरियो बताया है जब आपने नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर मान लो कि अगर आपने नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा होता, तो अगर आपने नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा होता तो पता है प्रॉब्लम क्या आती, तो प्रॉब्लम ये आती कि आपकी जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे तो चला जाता, वो इंटरनेट पे तो चला जाता, क्यों, क्योंकि राउटर राउटिंग टेबल चेक करते टाइम कभी भी सोर्स आईपी लुकअप नहीं करता। तो अगर आपने नेट इनेबल नहीं कर रखा, विदाउट नेट है, तो आपका राउटर के पास जैसे ट्रैफिक आएगा वो तो 23 का नेटवर्क चेक करेगा, वो तो डेस्टिनेशन नेटवर्क को चेक करेगा। राउटिंग टेबल में मैच होगा, ट्रैफिक चला जाएगा इंटरनेट पे। लेकिन जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो सोर्स आईपी में क्या डालेगा, 23.112, और डेस्टिनेशन आईपी में क्या डालेगा, 192.168.1.3। जैसे ये ट्रैफिक सर्वर से इस कंपनी का जो राउटर होगा इस राउटर के पास आएगा, क्या इस राउटर के पास 192.168.1 का नेटवर्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 192.168.1 का नेटवर्क जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है और इसकी एंट्री कभी भी इंटरनेट पे नहीं होती क्योंकि वो नॉन राउटेबल।
तो आपकी जो ट्रैफिक होगा वो इंटरनेट पे तो चला जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं हो पाएगा और ओवरऑल आप इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। इससे बचने के लिए हमने नेट इनेबल करा और हमने प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर दिया पब्लिक आईपी से। ठीक है, सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेट टाइप की। तो सीसीएन ने, हाँ किसी ने कुछ पूछा, हाँ हाँ जी, नहीं पूछ लो आप, मैं देख लेता हूँ मैं उसको आंसर आगे दे पाऊंगा या नहीं। अगर मुझे लगता है मैं नहीं दे पाऊंगा तो आपको अभी बता देता हूँ, पूछ लो आप। नहीं कोई ना, पूछ लो आप। ऐसे आप ना ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिप्लाई करने में। मैं एक्चुअल में वेला इंसान हूँ तो मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करोगे, हाँ मैं मानता हूँ कि कॉल में हो सकता है मैं रिसीव ना करूँ क्योंकि नंबर सेव नहीं होगा तो मैं रिसीव नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे मोबाइल पे 95% जो कॉल आते हैं वो स्टूडेंट्स के ही होते हैं। तो अगर आप कॉल करते हो देन प्रॉपर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, उसके बाद मुझे कॉल करोगे तो हो सकता है मैं रिसीव कर लूँ। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो, कुछ भी पूछना है मैं रिप्लाई कर दूंगा। पूछो आप। कोई नहीं, कोई नहीं, आप नेट को कंप्लीट होने दो, नेट खत्म होने के बाद मैं डाउट क्लास रखूंगा, क्योंकि एसीएल नेट में मेनली डाउट्स आते हैं ना बाद, क्योंकि एक्चुअल में जो रियल टाइम पे जो आपके डाउट्स आएंगे या रियल टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो कहीं ना कहीं एसीएल नेट में ही करते हो, क्योंकि राउटिंग वगैरह में कोई नहीं करता, राउटिंग तो एक बार चलती है चलती रहती है। कोई ना, पूछ लो, पूछ लो। तो एक काम करते हैं ना, कल मैं कल का जो लेक्चर होगा हमारा, मैं नेट पहले कंप्लीट कर दूंगा आधे घंटे पौन घंटे के अंदर। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो हम डाउट के लिए रख देंगे, जो भी हमारा 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जो भी मिलेगा। पूछ लो आप। आगे देखते हैं। बात करते हैं स्टैटिक नेट की। इसमें हमें 3 टाइप्स के नेट एन ए लेवल पे करने हैं, हालांकि नेट काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो सी सी एन ए लेवल पे हमने करने हैं वो 3 टाइप के ही मेनली करने हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड नेट पैड, है ना। वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बंधु किसकी, स्टैटिक नेट की। स्टैटिक नेट को हम क्या बोलते हैं, मैनुअल नेट भी बोलते हैं। स्टैटिक नेट को हम मैनुअल नेट भी बोलते हैं। मैनुअल नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो नेटिंग होती है ना वो मैनुअली होती है। कुछ लोग इसे मैनुअल नेट बोलते हैं, कुछ लोग इसे वन टू वन नेट बोलते हैं। वन टू वन नेट भी आप बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो नेटिंग होती है वो वन टू वन होती है। स्टैटिक नेट जो नेट टेबल में एंट्री मेंटेन करता है वो परमानेंट एंट्री करता है। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि नेट डिवाइस अगर नेटिंग परफॉर्म करता है तो उसकी एंट्री वो एक नेट टेबल के अंदर मेंटेन करता है ना। परमानेंट भी कर सकता है, टेम्पररी भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं स्टैटिक नेट के कोडिंग से बात करूं तो ये परमानेंट एंट्री मेंटेन करता है। स्टैटिक नेट इट मेंटेन्स परमानेंट एंट्री, it maintains permanent entry in net table, it maintains permanent entry in net table। चूंकि स्टैटिक नेट परमानेंट एंट्री नेट टेबल में मेंटेन करता है, इस कारण से इसकी जो फ्लो होती है, स्टैटिक नेट की जो फ्लो होती है वो क्या होती है, बाय डायरेक्शनल।
इसकी जो फ्लो होती है वो क्या होती है, बाय डायरेक्शनल फ्लो होती है। स्टैटिक नेट को हम आज की डेट में डिप्लॉय करते हैं या नहीं करते? कुलदीप, स्टैटिक नेट को हम आज के डेट में डिप्लॉय करते हैं रियल टाइम पे या नहीं करते? कुलदीप हो ना आप क्लास में या नहीं? क्या बात है, आपने तो काफी अच्छा आंसर दिया, मुझे अच्छा लगा। आप करण आप बताना, स्टैटिक नेट को हम आज के डेट में रियल टाइम पे डिप्लॉय करते हैं या नहीं करते? ठीक है, तो कोई भी आप आंसर दे सकते हो, आप में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। स्टैटिक नेट की रिक्वायरमेंट हमें आज की डेट में होती है या नहीं होती? एक जायसवाल साहब भी तो हैं अपनी क्लास में, आज आए नहीं क्या? आज आए ही नहीं। हाँ बता सकते हो आप। तो ऐसा है ना कि स्टैटिक नेट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है। देखो, आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि स्टैटिक नेट में वन टू वन नेट होती है, मतलब ये कि एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी से मैप होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि मेरे नेटवर्क में 1000 प्राइवेट होस्ट, 1000 होस्ट है, तो हमें 1000 पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नहीं यार, आप लैन यूजर्स के लिए से थोड़ी डिप्लॉय करते हो। आज के डेट में स्टैटिक नेट की जो रिक्वायरमेंट है वो है होती है सर्वर के लिए। स्टैटिक नेट की जो रिक्वायरमेंट होती है रियल टाइम पे, वो किसके लिए होती है? सर्वर के लिए। कभी भी आप इसे लैन यूजर्स के लिए डिप्लॉय नहीं करते। लैन यूजर्स के लिए हम किसको करेंगे? नेट पैड को करेंगे। क्यों करते हैं सर्वर के लिए, मैं इसकी भी बात करूंगा। ठीक है, तो स्टैटिक नेट की बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए होती है? सर्वर के लिए होती है। नोट करो, आगे देखते हैं। एक सिनेरियो को लेते हैं, उसको समझते हैं, और देन प्रैक्टिकल पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सर्वर, सर्वर। नोट कर लिया आप सबों ने? देखते हैं। करने का कोई फायदा, एक बात बताओ, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसके अंदर मान लो कि 500 के आसपास होस्ट हैं, इंटरनल होस्ट हैं। तो क्या आपको 500 पब्लिक आईपी चाहिए होगी ना? अगर आप स्टैटिक नेट डिप्लॉय करते हो तो इसमें तो वन टू वन नेट होती है। क्योंकि इसमें वन टू वन नेट होती है तो वो आपको 500 होस्ट के लिए 500 पब्लिक आईपी चाहिए होगी। तो आप स्टैटिक नेट डिप्लॉय क्यों करोगे? आप नेट पैट नहीं करोगे, उसमें एक ही पब्लिक आईपी से आप थाउजेंड्स ऑफ इंटरनल होस्ट को आप इंटरनेट एक्सेस करा दो। आपके पास नेट काफी सारे अवेलेबल है। अब आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से कौन सी नेट टाइप आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा उसी को डिप्लॉय कर दें, ऐसा थोड़ी होता है। तो इंटरनल होस्ट के लिए कभी भी हम स्टैटिक नेट को डिप्लॉय नहीं करते। हम इंटरनल होस्ट के लिए या लैन यूजर्स के लिए क्या डिप्लॉय करेंगे? नेट पैड, जिसमें हम पोर्ट को भी ट्रांसलेट करते हैं। देखते हैं आगे। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि स्टैटिक नेट को सर्वर के लिए क्यों डिप्लॉय करते हैं रियल टाइम पे। क्योंकि सर्वर की हमने बात करी, तो मान लो कि आपकी ये कंपनी है, ये आपकी एक कंपनी है जिस कंपनी में क्या है? सर्वर है। और ये आपकी कंपनी का राउटर है। यह हमारा सर्वर है, कौन सी? चलो वेब सर्वर मान लेता हूँ। इसकी अपनी प्राइवेट आईपी तो होगी लोकल एरिया नेटवर्क में, आई मीन लैन में। सॉरी 1.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा बंधु 1.1 की। और ये आपका वैन इंटरफेस होगा। ठीक है, 12.1.1.1 1.1। और ये आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इंटरनेट पे कहीं एक रैंडम होस्ट कनेक्टेड है। इंटरनेट पे कहीं एक पीसी बैठा हुआ, मान लो कि ये अंकित है ना? अब अंकित इंटरनेट पे है और ये गूगल का क्या है? वेब सर्वर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग से समझते हैं। तो सिंपल सी बात है,
अंकित की जो आईपी होगी वो गूगल के सर्वर के लिए प्राइवेट आईपी होगी या पब्लिक आईपी? अंकित, एक बात बताओ, आपकी जो आईपी होगी वो गूगल के सर्वर के लिए पब्लिक आईपी होगा ना, आपकी प्राइवेट आईपी तो आपके नेटवर्क में ही रह जाएगा ना, तो गूगल सर्वर के पास जो आएगा वो तो पब्लिक आईपी आएगा ना। हम्म, हम्म, नहीं, हाँ तो नो डाउट इसका प्राइवेट आईपी अपने नेटवर्क में होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं किसकी पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी क्या है? 2311। क्योंकि देखो, जिस टाइप से गूगल कंपनी ने अपने नेटवर्क में नेट कर रखा, आपने अपने नेटवर्क में नेट कर रखा है ना, तो मैं मान करके चलता हूँ किसकी पब्लिक आईपी क्या है? 23112। अब होगा क्या, पहली बात तो ये करते हैं कि स्टैटिक नेट को हम मैनुअल नेट क्यों बोलते हैं। स्टैटिक नेट को हम मैनुअल नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप स्टैटिक नेट में नेटिंग मैनुअली करते हो। मैनुअली का मतलब ये है कि आप मैनुअली बताते हो कि कौन सी प्राइवेट आईपी, कौन सी प्राइवेट आईपी, तो 192.168.1.2 की प्राइवेट आईपी मैप होगा एक पब्लिक आईपी से। मान लो कि आईएसपी से हमने मल्टीपल पब्लिक आईपी ले रखे हैं, उसमें से एक पब्लिक आईपी मैंने मैप करा दिया जो कि है 12.1.1.10। तो मैंने स्टैटिक नेट में मैनुअली क्या करा, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से मैप करा। कौन सी प्राइवेट आईपी को? 1.2 से। किसको? 1.10 को। तो स्टैटिक नेट को हम मैनुअल नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअली बताते हैं कि कौन सी प्राइवेट आईपी कौन सी पब्लिक आईपी के साथ मैप करेगा। 1 to 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी के साथ मैप करती है। ये दोनों पॉइंट समझ आ चुका। अब आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने ये बताया था कि स्टैटिक नेट जो होती है ना बंधु, वो नेट टेबल के अंदर परमानेंट एंट्री मेंटेन करती है। नेट टेबल के अंदर क्या करती है? परमानेंट एंट्री मेंटेन करती है। परमानेंट एंट्री क्यों मेंटेन करती है? याद रखना, अगर आप राउटर पे कोई भी काम मैनुअली करते हो ना, देन राउटर उसको परमानेंट एंट्री मेंटेन कर देता है। जैसे कि आपने देखा था ओएसपीएफ में राउटर आईडी मैनुअली क्रिएट करा, राउटर ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और परमानेंट एंट्री मेंटेन होती है। उसी टाइप से यहाँ भी है। आपने चूंकि नेटिंग मैनुअली करा, मैनुअली मीन्स मैनुअली बताया कि भैया 1.2 जो है ना वो 10 के साथ मैप हो जाए, तो राउटर ने इसकी प्रायोरिटी को टॉप पे ले लिया, प्रायोरिटी को इसने टॉप पे लिया और इसने क्या कर दिया, नेट टेबल के अंदर परमानेंट एंट्री मेंटेन कर दिया। परमानेंट एंट्री का मतलब यह है कि अगर कोई ट्रैफिक 1.2 से आएगा देन मैं 1.10 में ट्रांसलेट करूंगा, और अगर कोई ट्रैफिक इंटरनेट से आएगा, तो एक बात बताओ, इंटरनेट से आएगा तो पब्लिक आईपी से आएगा ना 1.10 से, तो मैं इसको अनट्रांसलेट किस में कर दूंगा? 1.2 में। तो याद रखना, स्टैटिक नेट में चूंकि आप नेटिंग मैनुअली करते हो, इस कारण से नेट टेबल में जो एंट्री बनती है वो परमानेंट एंट्री बनती है। चूंकि नेट टेबल में परमानेंट एंट्री बनती है, इस कारण से स्टैटिक नेट की जो फ्लो होती है वो क्या हो जाती है? बाय डायरेक्शनल। इसीलिए इंटरव्यू में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बाय डायरेक्शनल नेट किसे बोलते हैं। तो बाय डायरेक्शनल नेट आप डायरेक्ट बोल देना कि किसे बोलते हैं? स्टैटिक नेट को। बाय डायरेक्शनल नेट इसे क्यों बोल देते हैं? क्योंकि स्टैटिक नेट एक ऐसी नेट है जो कि बाय डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करती है। बाय डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक गूगल सर्वर ने जनरेट करा तो 1.2 से जनरेट करेगा, तो इंटरनेट पे जाएगा तो 1.10 होकर के चला जाएगा। अगर इस अंकित ने आपके गूगल के सर्वर को एक्सेस करना है, तो अंकित को आपका प्राइवेट आईपी पता होगा या आपका पब्लिक आईपी पता होगा? बताना मुझे। अंकित को आपका प्राइवेट आईपी पता होगा या आपका पब्लिक आईपी पता होगा? बिल्कुल सही बात है, पब्लिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अंकित को हमारा तो पब्लिक आईपी पता होगा, तो अंकित क्या करेगा? 12.1.1.10 को एक्सेस करेगा, लेकिन उसको एक्सेस किसका मिल जाएगा? 1.2 का। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि बाय डायरेक्शनल फ्लो का मीन क्या है। बाय डायरेक्शनल फ्लो का मतलब ये है कि चाहे ट्रैफिक इनसाइड नेटवर्क से जनरेट हो चाहे आउटसाइड नेटवर्क से जनरेट हो, स्टैटिक नेट में दोनों सिनेरियो में क्या होगा? नेटिंग परफॉर्म होगा। लेकिन ये ओनली स्टैटिक नेट में होता है, याद रखना, नेट पैट में नहीं होगा। क्योंकि नेट पैट में टेम्पररी एंट्री मेंटेन होती है, नेट टेबल में परमानेंट एंट्री मेंटेन होती है। तभी तो राउटर को पता है ना कि 1.2 से भी ट्रैफिक जनरेट करेगी फिर भी 10 में कन्वर्ट कर देना है, 10 से ट्रैफिक आएगी फिर भी 1.2 में कन्वर्ट कर देना है। हाँ हाँ, मैंने बैट कहाँ बोला? कौन सा क्या दोबारा बोलना? नहीं,
मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोला जब सर्वर होता है देन हम स्टैटिक नेट पे डिप्लॉय करते हैं, और जो लैन यूजर्स होते हैं उसके लिए हम नेट पैड पे डिप्लॉय करते हैं। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कैसे बोल दूं। तो स्टैटिक नेट स्टैटिक नेट जो है वो परमानेंट एंट्री मेंटेन करता है अपनी नेट टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें हम मैनुअली एंट्री करते हैं। क्योंकि स्टैटिक नेट में आप नेटिंग मैनुअली करते हो, मैनुअली मीन्स ये कि मैनुअली बता रहे हो कि कौन सी प्राइवेट आईपी कौन सी पब्लिक आईपी के साथ मैप होगा। तो चूंकि आप नेटिंग मैनुअली करते हो, नेट टेबल में जो एंट्री बनती है वो परमानेंट एंट्री बनती है। चूंकि परमानेंट एंट्री बनती है, स्टैटिक नेट की जो बिहेवियर होती है वो हो जाती है बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब यह है कि चाहे ट्रैफिक इनसाइड नेटवर्क से ओरिजिनेट हो फिर भी नेटिंग परफॉर्म होगी, चाहे ट्रैफिक आउटसाइड नेटवर्क से ओरिजिनेट हो फिर भी नेटिंग परफॉर्म होगा। अब आगे। सर मेरी बात सुनो, पैट में नहीं पढ़ा रहा। सर मैं नेट पैड पढ़ाऊंगा, नेट पैड हमारा टॉपिक है, मैंने 3 टाइप में एक टाइप नेट पैड भी बता रखा है। और स्टैटिक नेट में दूर दूर तक कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी लैन यूजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैटिक नेट को डिप्लॉय करते हैं सर्वर के लिए, और नेट पैड को डिप्लॉय करते हैं लैन यूजर्स के लिए। तो नेट पैड तो मैं यहाँ बोल ही नहीं सकता, और ना ही मैंने बोला है। तो सर सर्वर है ना, ये लैन यूजर्स थोड़ी है। और नेट पैड को तो हमने बोला ही नहीं है कि हम इसे इसके लिए डिप्लॉय करते हैं, है ही नहीं। आपके दिमाग में स्टार्टिंग से ही पैड चल रहा है, उसके कारण से आप डिस्टर्ब हुए जा रहे हो। अब कोई नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है। अगर उसने पैड जैसी कुछ कॉन्सेप्ट डिप्लॉय कर भी रखा है देन अपने इंटरनल यूजर्स के लिए कर रखा है, ना कि सर्वर के लिए। आपके कंपनी में एक टाइम पे मल्टीपल नेट डिप्लॉय हो रखे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा एक ही काम के लिए हो रहा होता है। इसका मतलब यह है कि उसकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, कुछ नेट की रिक्वायरमेंट लैन यूजर्स के लिए होगी, कुछ नेट की रिक्वायरमेंट आपके सर्वर के लिए होगा। बिल्कुल होगा, वेट तो करते नहीं हो आप। आगे देखते हैं, क्या बता रहा था मैं, भुला देते हो यार आप लोग बीच में। मैं ये बोल रहा था कि ये बाय डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है। मीन्स अगर वेब सर्वर ने ट्रैफिक जनरेट करा इनसाइड नेटवर्क से फिर भी नेटिंग परफॉर्म हुई, आउटसाइड नेटवर्क से ट्रैफिक जनरेट हुआ फिर भी नेटिंग परफॉर्म हुआ। अब आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि देखो, आप तो ये भले ही बोल रहे हो कि चाहे इनसाइड नेटवर्क से ट्रैफिक जनरेट हो फिर भी नेटिंग परफॉर्म होगा, आउटसाइड नेटवर्क से ट्रैफिक जनरेट हो फिर भी नेटिंग परफॉर्म होगा। लेकिन एक बात बताओ, आपके राउटर को आपके राउटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंटरफेस पे मैंने प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना है, कौन सी इंटरफेस पे मैंने पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट करना है। अमित आप बताओ कि राउटर के कौन से इंटरफेस पे मैंने प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना है, कौन से इंटरफेस पे मैंने पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट करना है। ये राउटर है, आप मुझे बताओ कौन से इंटरफेस पे मैं प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करूंगा, कौन से इंटरफेस पे मैं पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट करूंगा। बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब अगर अंकित ने वेब सर्वर को एक्सेस करा तो कौन सी आईपी से एक्सेस करेगा। हाँ इसका मतलब ये है कि वैन जो हमारा वैन इंटरफेस है, इस पे हम कौन सी आईपी को ट्रांसलेट करेंगे, पब्लिक आईपी को।
और आपका जो लैन इंटरफेस होगा उस पर हम कौन से आईपी को ट्रांसलेट करेंगे, प्राइवेट आईपी को। सिंपल सी बात है ना यार, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा उसमें कौन सी आईपी होगी, प्राइवेट आईपी होगी ना। तो लैन नेटवर्क जो होगा उसमें प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करोगे, वैन इंटरफेस पे क्या करोगे, पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट करोगे। तो ये आपको पता है, ये हमें पता है, राउटर को थोड़ी पता है। तो आप राउटर को बताओगे ना। तो राउटर पे हम क्या करते हैं, जो लैन इंटरफेस होती है ना उस पे हम कमांड टाइप करते हैं आईपी नेट इनसाइड, जिससे राउटर को पता चल जाता है ये मेरा इंटरनल इंटरफेस है। जो आपका वैन इंटरफेस होती है उस पर आप कमांड टाइप करते हो आईपी नेट आउटसाइड, जिससे आपके राउटर को पता चल जाता है ये मेरा एक्सटर्नल इंटरफेस है या ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है। ठीक है, अब राउटर को एक बात तो पता चल चुका है कि ये मेरा लैन इंटरफेस है, ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है। अब हमें बस ये बताना है कि इनसाइड इंटरफेस पे क्या ट्रांसलेट करो, आउटसाइड इंटरफेस पे क्या ट्रांसलेट करो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो कि गूगल ने क्या करा, गूगल ने क्या करा, अपनी जो वेब सर्वर है 1.2 जिसकी आईपी उसको मैप कर दिया एक पब्लिक आईपी से 12.1.1.10। लेकिन इस 12.1.1.10 के बारे में अंकित को कैसे पता चलेगा, देखता हूं आप क्या दिमाग लगाते हो। अंकित को कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक बात बताओ, गूगल थोड़ी बताएगा कि मेरी पब्लिक आईपी क्या है। आज तक कभी गूगल ने आपको बताया कि मेरी पब्लिक आईपी क्या है, नहीं पता ना। बिल्कुल सही, डीएनएस एंट्री से होगा। होगा क्या कि गूगल ने क्या करा, 1.2 को मैप तो कर दिया 12.1.1.10 के साथ, लेकिन इस 12.1.1.10 की एंट्री गूगल क्या करेगा, अपनी डीएनएस सर्वर के अंदर एंट्री कर देगा। गूगल क्या करेगा, अपने डीएनएस सर्वर के अंदर 12.1.1.10 की एंट्री कर देगा। अब जैसे ही 12.1.1.10 की एंट्री कर देगा, एक मिनट, गूगल जैसे ही 12.1.1.10 की एंट्री अपने डीएनएस सर्वर के अंदर कर देगा, अब होगा क्या, अंकित या आप कभी भी आईपी से एक्सेस थोड़ी करते हो बंधु, आप तो एक्सेस करते हो नेम के हेल्प से ना। तो जैसे आप टाइप करोगे www.google.com, तो google.com के लिए क्या होगा, डीएनएस की क्वेरी होगा। ये डीएनएस की क्वेरी किसके पास जाएगा, गूगल के डीएनएस सर्वर के पास, और गूगल का डीएनएस सर्वर आपको 12.1.10 से रिप्लाई कर देगा। और इस टाइप से जो आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे वो किसके पे करोगे, 12.1.1.10 पे जनरेट करोगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे 12.1.1.10 पे, नेट डिवाइस जो है वो 1.10 को अनट्रांसलेट कर देगा 1.2 में, और इस टाइप से आपकी ट्रैफिक वेब सर्वर के पास चला जाएगा। समझ आया कि बैकग्राउंड में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है ना। मैंने सबको रिलेट कर दिया यहाँ पे। अब इसे हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देखते हैं। समझ आया यहाँ तक, करण समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोपोलॉजी बनाना बहुत बोरिंग सा काम होता है। मेरा लैपटॉप था उसमें सारी टोपोलॉजी बनी बनाई थी, बस सारी चीज़ें डिलीट करना होता था, स्टार्टिंग से कन्फिगर कर लेते थे। तो नहीं बना। चलो एक न्यू टोपोलॉजी बनाते हैं, न्यू टोपोलॉजी बनाते हैं, बनाते हैं न्यू टोपोलॉजी। मैं मान लेता हूँ कि ये जो सर्वर है ये हमारे गूगल का सर्वर है, ठीक है। जैसा मैंने समझाया सेम टोपोलॉजी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और इंटरनेट पे ये कहीं पे अंकित बैठा हुआ है। एक छोटा सा डायग्राम मैंने लिया है,
और R2 को मैं यहाँ पे इंटरनेट की तरह सिमुलेट कर लूँगा, ठीक है। सो सेम डायग्राम मैं यहाँ पे देता हूँ, सेम आईपी स्कीम भी यहाँ पे देता हूँ, 12 की प्रीफिक्स और यहाँ पे देता हूँ 23 की प्रीफिक्स, ठीक है बंधु। और ये तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है जो देता हूँ 192.168.1 की नेटवर्क। अभी तक मैं क्या कर रहा था, प्राइवेट नेटवर्क के लिए भी राउटिंग कर रहा था ना, लेकिन अब मैं यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क के लिए राउटिंग नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क के लिए राउटिंग हम रियल टाइम पे थोड़ी करते हैं, अब तो यहाँ पे नेट से बात बन जाएगी। तो पहले मैं चलता हूँ सर्वर पे, सर्वर पे मैंने आईपी दे दी 192.168.1.1 और डिफ़ॉल्ट गेटवे की मैंने आईपी दे दी 192.1। अच्छा मैंने इसको 1.1 दे दिया, चलो 1.1 जो है वो मैं मान लेता हूँ सर्वर के लिए, ठीक, सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। तो मैंने इसकी आईपी दे दी 1.2 की और 192.168.1.1 मैंने किसकी दे दी, 1.1 हमारा हमने गेटवे के लिए दे दिया, 1.2 हमने सर्वर की आईपी दे दी। मैं CLI पे गया, नो टाइप करा, पहले आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, राउटर सॉरी आईपी देना है ना, इंटरफेस पे गया, लैन इंटरफेस की मैं आईपी दे देता हूँ, क्या मैंने सोच रखा है 192.168.1.1 192.168.1.1 255.255.255.0। इस पे एक डिफ़ॉल्ट, इस पे एक स्टैटिक रूट दे देता हूँ, किसके लिए 23 के लिए, क्योंकि राउटिंग तो करनी है ना 255.255। अब ये मत पूछना स्टैटिक राउटिंग कैसे होती है। और एग्जिट इंटरफेस मैंने नेक्स्ट ऑफ आईपी की जगह मैंने क्या दे दिया, एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। R2 पे चलते हैं, R2 के पहले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। shutdown IP एड्रेस 23.1.1 ले लेता हूँ, गेटवे की आईपी 255.255.255.0। सीरियल इंटरफेस की आईपी ले लेते हैं, सीरियल इंटरफेस को मैं आईपी दे देता हूँ 12 के नेटवर्क का देना, तो मैं मान लो कि मैंने दे दिया 12.1.1.3 255.255.255.0। ठीक है। एक बात बताओ, क्या हमें R2 पे राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट है? इस सिनेरियो में क्या हमें R2 पे राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट है? क्या R2 पे राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट है? देन क्यों है, नहीं है देन क्यों नहीं है? क्या R2 पे राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट है? हाँ इसको राउटर 1 मान लो, 1 है। सो हमें R2 पे राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं स्टैटिक राउटिंग कर रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग में इनडायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट के लिए करते हैं ना, और ये तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क की एंट्री तो इंटरनेट पे होती नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रैफिक आपका आएगा तो पब्लिक आईपी से आएगा। जब भी पीसी ने एक्सेस करना आपके सर्वर को तो पब्लिक आईपी से एक्सेस करेगा, तो पब्लिक आईपी तो रीचेबल है ही ना। और जैसे ही R1 पे आएगा, R1 क्या कर देगा, उसको अननाइट करके ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा सर्वर पे। तो R2 पे हमें राउटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीसी पे हमने आईपी दे ही दी है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं चलता हूँ किस पे, R1 पे। याद रखना ये जो R2 है, ये जो R2 है इसे मैंने इंटरनेट माना हुआ है, इसे मैंने इंटरनेट माना हुआ। हाँ जी पूछो, क्या पूछ रहे हो?
नहीं नहीं नहीं, R2 पे राउटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है ना। प्राइवेट नेटवर्क के लिए आप राउटिंग क्यों करोगे, क्योंकि रियल टाइम पे प्राइवेट नेटवर्क की एंट्री थोड़ी इंटरनेट पे होती है। आप यहाँ तो बात नेट से बन जाएगी। एक बात बताओ, जब प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे जाएगा तो पब्लिक आईपी से जाएगा ना, तो पब्लिक आईपी की डिटेल्स इंटरनेट पे होगी ना। और ये जो पीसी है ये भी सर्वर को एक्सेस करेगा तो पब्लिक आईपी से करेगा। तो पब्लिक आईपी से जब एक्सेस करेगा तो राउटिंग प्राइवेट के लिए क्यों करें। रियल टाइम से रिलेट करके देखो ना, प्राइवेट के लिए हम राउटिंग करेंगे, हम नहीं करते। देखो तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों ने अपने अपने एंड पे नेट इनेबल कर रखा होगा। ठीक है, वो तो दोनों अपने अपने एंड पे कर रखा होगा, तो दोनों अपने अपने एंड पे नेटिंग परफॉर्म कर रहा होगा, उसमें क्या है। तो मैं इस राउटर पे चलता हूँ जो कि सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, R1 पे गया, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम R1 दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें यह बताना होता है कि मेरा कौन सा इंटरनल इंटरफेस है, कौन सा एक्सटर्नल। तो लाइन इंटरफेस को मैंने बता दिया आईपी नेट इनसाइड, ये मेरा इंटरनल इंटरफेस है। और वैन इंटरफेस को मैंने बता दिया आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि जब कोई ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होगी देन कौन सी आईपी को ट्रांसलेट करोगे, प्राइवेट को या पब्लिक को। ठीक है, तो अब हम एक नेट रूल बनाते हैं। नेट रूल हमने क्या बनाया, आईपी नेट इनसाइड। जब अगर अगर कोई ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होती है देन क्या ट्रांसलेट करोगे। एक बात बताओ, अगर ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होगा तो क्या ट्रांसलेट करोगे, प्राइवेट आईपी। क्योंकि लैंड नेटवर्क में जो आपके होस्ट पे आईपी होगी वो क्या होगी, प्राइवेट आईपी होगी ना। अब प्राइवेट आईपी क्या होती है, सोर्स आईपी होती है। तो आप ट्रांसलेट करोगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स। कैसे ट्रांसलेट करोगे सोर्स को, स्टैटिकली, किससे किस में करोगे, 192.168.1.2 को करोगे, किसमें, एक पब्लिक आईपी मान लो हमने आईएसपी से ले रखा है 12.1.1.10 में। हो गई नेटिंग, यही तो था। कितना सिंपल था नेटिंग, है ना। हमने क्या करा, हमने इस राउटर पे मैं गया, सबसे पहले बताया ये इनसाइड नेटवर्क है, ये बता दिया आउटसाइड नेटवर्क। अब एक बात बताओ, अगर ये सर्वर ट्रैफिक जनरेट करता है तो सोर्स आईपी में क्या रखेगा, 192.168.1.2, जो कि क्या होगा, प्राइवेट आईपी। इसीलिए मैंने नेट राउटर को बता दिया कि अगर कोई ट्रैफिक आपके इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होगा ना तो क्या लेकर के आएगा, सोर्स आईपी लेकर के आएगा। सोर्स आईपी क्या होगा, प्राइवेट। तो प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर दो किसमें, 12.1.1.10 में। रूल बना दिया हमने। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया कि जो स्टैटिक नेट होती है वो अपने नेट टेबल में परमानेंट एंट्री मेंटेन करती है। तो नेट टेबल कैसे देखोगे, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड से देख सकते हो। 12.1.1.10 आपकी पब्लिक आईपी है, इनसाइड ग्लोबल मींस पब्लिक आईपी, 1.2 आपका इनसाइड लोकल मींस प्राइवेट आईपी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं डिबगिंग इनेबल कर देता हूँ, डिबग आईपी नेट। अब एक बात बताओ, ये जो अंकित नाम का जो यूजर है, अगर ये आपके सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो कौन सी आईपी से एक्सेस करेगा, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक आईपी, तो इसको कौन सी आईपी पता होगा, 1.10। जैसे 12.1.1.10 से एक्सेस करेगा, ट्रैफिक किसके पास आएगा, नेट राउटर के पास आएगा। नेट राउटर ने क्या करा, 1.10, नेट राउटर ने क्या करा, नेट राउटर ने क्या करा वो देखते हैं। जैसे ट्रैफिक 1.10 से आया, इसने इसको अनट्रांसलेट कर दिया किसमें, 1.2 में। 1.2 में ट्रांसलेट करते ही ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो गई किस पे, सर्वर पे। सर्वर पे रीडायरेक्ट होते ही सर्वर अब रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई करेगा कौन सी आईपी से, 1.2 से। जब रिप्लाई करेगा तो कौन से इंटरफेस पे रिसीव होगा, इंटरनल इंटरफेस पे। और हमने नेट रूल में क्या बना रखा है, नेट रूल में हमने एक रूल डिफाइन कर रखा है कि अगर ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होती है देन क्या ट्रांसलेट करोगे, सोर्स। तो हमने क्या ट्रांसलेट कर दिया, सोर्स को किस में, 1.10 में, और फॉरवर्ड कर दिया 1.2। यही तो नेट रूल था, बना दिया हमने, है ना। काफी नेट सिंपल। हमने नेट रूल में क्या डिफाइन करा था, हमने नेट रूल में डिफाइन करा था कि हमने नेट परफॉर्म करनी है, हमने नेट परफॉर्म करनी है आईपी ट्रैफिक के लिए। अगर आईपी ट्रैफिक रिसीव होती है इनसाइड इंटरफेस पे तो मैं ट्रांसलेट करूंगा क्या, सोर्स को। कैसे ट्रांसलेट करूंगा, सोर्स को ट्रांसलेट करूंगा कैसे, स्टैटिकली, किससे किस में, 1.2 को 1.10 में। यही तो हो रहा है ना, ट्रैफिक जब इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव हो रही है, ट्रैफिक
जब इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव हो रही है तो कौन सी आईपी से रिसीव होगी, 1.2 से, क्योंकि 1.2 आपका प्राइवेट आईपी है। और हमने रूल में क्या बता रखा है कि अगर ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होती है देन क्या ट्रांसलेट करेंगे, सोर्स ट्रांसलेट हो रहा है। तो नेट जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना देन आप रूल डिफाइन करते हो प्राइवेट आईपी के बेस पे। प्राइवेट आईपी क्या होती है, सोर्स आईपी होती है, इसीलिए हमने रूल में डिफाइन करा हमने इनसाइड इंटरफेस पे सोर्स को ट्रांसलेट करना है। और सेल्फ अंडरस्टूड होती है जब इनसाइड इंटरफेस पे सोर्स को ट्रांसलेट करोगे तो आउटसाइड इंटरफेस पे क्या ट्रांसलेट करोगे, डेस्टिनेशन आईपी को। ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, वो वाइस वर्सा होता है, इनसाइड पे सोर्स तो आउटसाइड पे डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये था स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में आपने देखा ट्रैफिक आउटसाइड इंटरफेस से रिसीव हो रही, क्योंकि एक बात सोच करके देखो, अगर आपके कंपनी में सर्वर है तो सर्वर पे जो ट्रैफिक रिसीव होगा वो 98% टाइम कहाँ से रिसीव होगा, आउटसाइड नेटवर्क से। अगर आउटसाइड नेटवर्क से रिसीव होगा तो पब्लिक आईपी से आएगा, पब्लिक आईपी से रिसीव होगा तो राउटर को पता तो होनी चाहिए ना कि इस पब्लिक आईपी को किस में अनट्रांसलेट करना है, किस में करना है, 1.2 में। यही कारण है कि स्टैटिक नेट को डिप्लॉय करते हैं सर्वर के लिए। क्यों, क्योंकि सर्वर के लिए जब आप डिप्लॉय करते हो स्टैटिक नेट को तो स्टैटिक नेट में परमानेंट एंट्री होती है। परमानेंट एंट्री का मतलब यह है कि ट्रैफिक 1.10 से आए तो 1.2 में कर दो, 1.2 से आए तो 10 में कर दो। चूंकि स्टैटिक नेट में परमानेंट एंट्री होती है इस कारण से नेट डिवाइस को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ट्रैफिक कहाँ से आएगी तो किस में करना है। आउटसाइड से आएगी तो 10 से आएगी, 10 से आएगी तो 1.2 में कर दो, इनसाइड से आएगी तो 1.2 से आएगी, 1.2 से आएगी तो 1.10 में कर दो। यही कारण है कि स्टैटिक नेट को हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर के लिए, कभी भी नेट पैड को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आपको नेट पैड के टाइम पे पता चलेगा। तो ये था स्टैटिक नेट। और इस टाइप से हमने स्टैटिक नेट को समझा कि स्टैटिक नेट को सर्वर के लिए क्यों डिप्लॉय करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बाय डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये कि परमानेंट एंट्री मेंटेन करता है। परमानेंट एंट्री मेंटेन करने का मतलब ये है कि ट्रैफिक आउटसाइड से आएगा पब्लिक आईपी से तो आपका नेट डिवाइस इसको प्राइवेट आईपी में अनट्रांसलेट करके सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस टाइप से कंप्लीट होती है आपकी स्टैटिक नेट। सभी को समझ आ गया? आप एक बार रिकॉर्डिंग को देख लेना, अगेन एंड अगेन देखना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें मैंने काफी सारा एक बार में ऐड कर दिया है रियल टाइम से रिलेट करके। सो एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, समझ ना आए देन कल दोबारा से हम इस पे बात करेंगे। और इसके बाद हमने स्टार्ट करना है टॉपिक स्टैटिक नेट के बाद डायनेमिक नेट देन नेट पैड। सो समझ आया?